जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया गॉस लॉ के ऊपर। गॉस लॉ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, सॉलिड एंगल बताया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने के बाद गॉस लॉ के दो रूप हमने बताए। पहला हमने कहा कि गॉस लॉ व्हेन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तब गॉस लॉ होल्ड करेगा। अगर गॉसियन सरफेस से बाहर चार्ज होगा तो गॉस लॉ होल्ड नहीं करेगा। इन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हमने पढ़ा कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ और यूनिफॉर्म स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर की हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अगर स्फीयर कंडक्टिंग था तो आउटसाइड और सरफेस पे पॉइंट लाई करेगा, अंदर कोई पॉइंट लाई नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज लाई नहीं करता। नाउ इसी का एक पार्ट है इफ स्फीयर इज, अब कैसा हो जाए? नॉन कंडक्टिंग हो जाए। नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर होगा तो इसकी आउटसाइड और सरफेस पे फील्ड वही आएगी जो कि कंडक्टिंग स्फीयर की थी, जबकि इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर की फील्ड जीरो थी, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की फील्ड इनसाइड एग्जिस्ट होगी। नाउ एक हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मान लिया जो कि नॉन कंडक्टिंग है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है। इमेजिन करते हैं इसका रेडियस आर, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पी पर एक छोटा सरफेस बनाया और पास होता हुआ एक हाइपोथेटिकल सरफेस खींच दिया। दिस इज ई एंड दिस इज डी। सबसे पहले हमने मानेंगे ये कि इस चार्ज का कुछ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इस हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब क्या फ्रैक्शन ऑफ चार्ज इस हाइपोथेटिकल सरफेस के ऊपर आया, तो हम लोग क्या करें, इमेजिन कर लेते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है फ्रॉम चार्ज स्फीयर। अगर हम चार्ज स्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। नाउ यू विल फाइंड हियर क्यू, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, दिस इज 1। इसके बाद हम लोगों ने किया क्या, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया। इस पॉइंट P पर एक सरफेस बनाया जिसको डीए वेक्टर कहा। इस सरफेस से पास होता हुआ एक हाइपोथेटिकल सरफेस खींचा जिसका ऊपर चार्ज कितना है, Q। नाउ अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ, किसके ऊपर आ गई, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर हम लोग निकाले तो वही चीज, रो इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बिकॉज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्मॉल आर, सॉरी, this is the 4/3 pi r cube. This is the conducting sphere, so this one is also r cube, and this is the Gaussian surface, this is r cube. So what is q? Now we have to first find the value of capital Q in terms of small q from 1 and 2. एक और दो से हम लोग कैपिटल Q निकाल के लाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट हम लोग निकालते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ। This is from 1 and 2। एक और दो से हम लोग देखें तो क्या होगा, this one is 4/3 रो इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना, कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई काट दिया, सो हमें निकालना क्या है, कैपिटल Q बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब हम लोग क्या लगाएंगे भैया, गॉस लॉ लगाएंगे। फर्स्ट यू विल फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, देन वी हैव टू अप्लाई द गॉस लॉ। फ्रॉम कहां से, गॉस लॉ से। अब गॉस लॉ क्या कहता है, E इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज वाई चीज E इंटू डी ए कॉस थीटा कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट
थीटा बराबर 0, बोथ E एंड dA वेक्टर आर इन क्या, सेम डायरेक्शन. सो E, अब सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल Q कितना अपने पास, दिस इज क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. So this one is E, this is QR upon 4 pi epsilon naught R. अब हमारे पास तीन फील्ड आ गई, एक आउटसाइड ऑफ द स्फीयर आ गई, एक सरफेस पे आ गई और एक इनसाइड आ गई. नाउ अब इसका आप ध्यान दीजिए हमारी बात पे. इनसाइड द फील्ड ये है, आउटसाइड फील्ड क्या आई थी 1/4 pi epsilon naught Q upon स्मॉल r स्क्वायर, और सरफेस पे क्या आई थी Q अपॉन R स्क्वायर. अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए हम लोग, तो ध्यान दीजिए हमारी बात पे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है. दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर. पॉइंट ये बाहर लाई करे मान लो स्फीयर से तो क्या होगा, सरफेस पे लाई करे तो क्या होगा. आउटसाइड स्फीयर पे फील्ड हमारी कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर आई थी. सरफेस पे फील्ड कितनी आई थी भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. और इनसाइड कितनी आई है ये. अब अगर आप ध्यान दें, अगर पॉइंट अंदर लाई करता है तो स्मॉल r क्या होगा, अगर पॉइंट अंदर लाई करता है तो स्मॉल r छोटा होगा इन कंपैरिजन टू द कैपिटल R. अगर पॉइंट अंदर लाई करेगा तो फील्ड घटेगी, राइट भैया. सरफेस पे फील्ड बढ़ेगी, आउटसाइड फील्ड घटेगी. तो ध्यान दीजिए हमारी बात पर. फील्ड क्या होगा, सेंटर पे 0. अगर आप देखिए स्मॉल r 0 हो जाए तो सेंटर पे 0 हो गई ना फील्ड. कैपिटल R के कंपैरिजन में स्मॉल r छोटा है, इसलिए सर फील्ड घट रही है. सरफेस पे फील्ड बढ़ेगी. अगर आउटसाइड लाई करेगा, सरफेस से बाहर पॉइंट होगा, तो भी फील्ड क्या होगी, घटेगी. क्यों घटेगी, क्योंकि यहां पर स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा. सो वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस ओनली एट द सेंटर, इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ स्फीयर. It will decreases when point lies outside or inside. At center it is 0. This is your second application. Now in third application, electric field. अब हम लोग इसका गॉस लगा तीसरा एप्लीकेशन करते हैं. सेम चीज है हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन सिलेंड्रिकल वायर. यहां भी तीन फील्ड होंगी, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे. मान लेते हैं एक लाइन सिलेंड्रिकल वायर. दिस इज अ लाइन सिलेंड्रिकल वायर. सेम चीज, ये है स्मॉल कैपिटल R. सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर करें. अगर पॉइंट बाहर रखा हुआ है, इस पॉइंट P पर एक स्मॉल सरफेस बनाएं. चूंकि हमारा लाइन सिलेंड्रिकल वायर है, इसीलिए गॉसियन सरफेस जो होगी वो एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आएगी. इज इट क्लियर? दिस इज द हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. दिस इज द हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. नाउ मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज Q है और इसकी लेंथ कितनी है, L. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू dA वेक्टर. मान लेते हैं E1 है ये. अब यहां पर देखिए सिलेंडर है, इसके तीन पार्ट होंगे. दिस इज dA2, दिस इज E2 या E3 मान लो. देयर इट इज E3, E2, dA2. किसी भी सिलेंडर के तीन पार्ट होते हैं, एक टॉप, एक बॉटम और एक कर्व. टॉप और बॉटम पर एंगल 90 डिग्री बनना है, इसीलिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी. सिर्फ फील्ड एग्जिस्ट होगी इसके कहां पर, इससे सरफेस के वायर के ऊपर एग्जिस्ट होगी. यानी
जो आपका 3 पार्ट है, तो गॉस लॉ जब आप लगाओगे, पहली बात तो लाइन सिलेंड्रिकल वायर, वी हैव टू इमेजिन ए लाइन सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q। देन अब आप क्या निकालोगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालो। दिस इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा इज नथिंग, इट इज Q by L। नाउ गॉस लॉ लगाएं अगर हम लोग, E इंटू डी ए वेक्टर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट E इंटू डी ए बराबर, दिस इज द टॉप, दिस इज द कर्व्ड सरफेस, E1 डॉट DA1 प्लस टॉप सरफेस E2 डॉट DA2 प्लस बॉटम सरफेस E3 डॉट DA3। अब भैया, नो फ्लक्स लाइज एट एंड सरफेसेस, इसके एंड सरफेस पे कोई भी फ्लक्स लाई नहीं करेगा, बिकॉज इट मेक्स एन एंगल एट 90 डिग्री, सो फ्लक्स इज जीरो। नाउ फ्लक्स इज जीरो, देयर इज ओनली फ्लक्स अक्रॉस इट्स कर्व्ड सरफेस, इसके इस सरफेस पे फ्लक्स होगा, सो दिस वन इज E1, this is DA1 cos theta, and there it is 0 plus 0, this is 1 and there it is 2। See here, सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला, इसके बाद हम लोगों ने गॉस लॉ लगा दिया, इसके एंड सरफेसेस पे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स कहां होगा, इसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे। अब जरा ध्यान दीजिए आप, जब हम लोगों ने ये बात निकाल ली फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1, और जब 1 से आप बात करोगे, दिस इज E1, थीटा क्या हो जाएगा 0, Q0 बोथ DA1 एंड E1 आर इन सेम डायरेक्शन। अब क्या हुआ आपका, दिस इज DA1 बराबर Q by epsilon। This is the surface area of cylinder, this is 2 pi RL बराबर Q by epsilon naught, so E1 is equals to 1 upon 2 pi epsilon naught Q by L into R, and this is called lambda, so lambda upon 2 pi epsilon naught R, this is the electric field due to a line cylindrical wire when point lies outside of the wire। at surface की अगर बात करेंगे, at surface, जब surface की बात करोगे तो स्मॉल r किसके बराबर, कैपिटल R के। this is E surface is equals to the lambda upon 2 pi epsilon naught capital R। is it clear? सेम चीज है यहां पर बिल्कुल। हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन सिलेंड्रिकल वायर लिया, इस लाइन सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड फील्ड निकाली, सरफेस पे निकाली। अगर सिलेंडर कंडक्टिंग हो जाए, सिलेंडर कैसा हो जाए, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्ज लाई नहीं करेगा, चूंकि ये कंडक्टर हुआ इसीलिए इनसाइड फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और अगर सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग हो जाए, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो इनसाइड द सिलेंडर बनाएंगे, उसके ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आउटसाइड निकालेंगे, इनसाइड निकालेंगे डेंसिटी, दोनों को इक्वेट करेंगे, गॉस लॉ लगा देंगे तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की फील्ड निकल आएगी। यानी अगर कंडक्टिंग सिलेंडर है और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो कंडक्टिंग सिलेंडर के आउटसाइड और सरफेस पे जो फील्ड आएगी वही नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के आउटसाइड और सरफेस पे होगी, लेकिन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर फील्ड जीरो होगी और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट होगी। दिस इज योर थर्ड एप्लीकेशन। अब हम लोगों ने कितना गॉस लॉ पे एप्लीकेशन किया, पहला हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, कूलम्स लॉ निकाला गॉस लॉ से, दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का निकाला, सिलेंडर स्फीयर कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग था, सिलेंडर की फील्ड निकाल ली हम लोगों ने। ना एक और फील्ड हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। सी हियर,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शीट का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। सी मान लेते हैं एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, इसके ऊपर चार्ज है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हुई, इनफाइनाइट शीट है मान लेते हैं। अब इनफाइनाइट शीट के बीच में क्या सिलेंड्रिकल सरफेस आएगी? तो नाउ यू हैव टू इमेजिन द 2 पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ द शीट। दिस वन, दिस इज द 2 पॉइंट्स। जो एरिया यहां पर होगा वही एरिया यहां होगा और वही एरिया यहां होगा। ये सी और डी पॉइंट्स माने, है ना, आउटसाइड ऑफ द शीट। इस यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट का सरफेस एरिया हम लोगों ने सिग्मा मान लिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मानी? सिग्मा। एरिया ए मान लिया। यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी E1 और DA1 का डायरेक्शन सेम होगा। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज E2 होंगी उतनी यहां पर DA2 एरिया से बाहर है। यानी ये फील्ड और ये फील्ड, क्योंकि दोनों के एरिया सेम है, इसीलिए जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज यहां से पास होंगी उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेज यहां से पास होंगी। और इसके इस पॉइंट पर कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। अगर फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो यहां पर कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। आप सेम चीज सबसे पहले क्या, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड चार्ज क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं ना? एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज माना। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट चार्ज होगी। अगर ये कंडक्टिंग होगी तो सिर्फ इसके एक एंड पे चार्ज होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ली जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गया, सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। नाउ अप्लाई करिए गॉस लॉ को। E इंटू DA वेक्टर बराबर, दो एंड्स हैं, दिस इज E1 डॉट ऑफ DA1 प्लस E2 डॉट ऑफ क्या, DA2 बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंस DA1 किसके बराबर है भैया? DA1 बराबर DA2, सो E1 किसके बराबर हुआ? E2 के। इसीलिए 2 टाइम्स E1 इंटू DA1 बराबर Q बाई एप्सिलॉन। सी हियर, एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लिया जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था। दो एंड्स पे पॉइंट ले लिए हम लोगों ने, दोनों एंड्स पे एक पास होता हुआ हाइपोथेटिकल गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस खींचा। फिर हम लोगों ने यहां पर जितना एरिया है उतना ही एरिया यहां है, उतना ही एरिया यहां है। इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आएंगी उतनी ही एरिया से इतनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आएंगी। गॉस लॉ लगा दिया। दिस इज E1 बराबर E2 होगा, दिस इज 2E1, है ना? सो ध्यान दीजिए हमारी बात पर। फिर वही चीज, 2E1 बाहर आ गया, दिस इज DA1 cos थीटा, there it is Q by epsilon naught, थीटा बराबर 0, Q0 बोथ E1 एंड DA1 आर इन कैसे डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। अब क्या बचा आपके पास? ध्यान दीजिए हमारी बात पे। दिस इज 2E1, एरिया ए मान रखा था Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E1 बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A एंड दिस इज सिग्मा, सो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सो एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या किया हम लोगों ने? एक यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग शीट मानी, इसके पास होता हुआ एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचा। दोनों एंड्स पे आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, फ्लक्स निकाला और देखा कि दोनों एंड पे फ्लक्स सेम होगा। E1 बराबर E2 था तो DA1 इज इक्वल टू DA2 था। सॉल्व कर दिया तो नॉन कंडक्टिंग शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ
अगर ये कंडक्टिंग शीट हो जाती, क्या होता? इफ द शीट इज कंडक्टिंग, सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ शीट इज कंडक्टिंग। अब बात तो ये हुई, मान लो ये एक कंडक्टिंग शीट है, अब इस कंडक्टिंग शीट के अंदर तो चार्ज है नहीं, तो इसके एक ही एंड पे आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, दिस इज E1 है ना बेटा, दिस इज dA1। बोर्ड पे ध्यान दो, इसके एक ही एंड पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, क्योंकि चार्ज सिर्फ इसके सरफेस के ऊपर होगा, अंदर कोई भी चार्ज लाई नहीं करेगा। फिर फ्रॉम गॉस लॉ अगर आप लगा दे, E इंटू dA वेक्टर, दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E इंटू दिस इज dA cos थीटा, Q बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, थीटा बराबर 0, बोथ E1 E एंड dA आर इन क्या भैया, सेम डायरेक्शन। फिर आप क्या लिखोगे, E इंटू ए बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E बराबर Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए हमारी बात पे, अगर नॉन कंडक्टिंग शीट होगी तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये कंडक्टिंग शीट होगी तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग शीट के एक ही सरफेस पे आपके दिखाई पड़ेगा गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, अंदर कोई चार्ज लाई नहीं करता है, इसीलिए इसके दूसरे एंड पे सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं होगा हाइपोथेटिकल सरफेस। देन हम लोगों ने यहां पर क्या क्या निकाल लिया, सबसे पहले गॉस लॉ अप्लाई किया, गॉस लॉ पे फ्लक्स निकाला, सॉलिड एंगल निकाला, गॉस लॉ के डेरिवेशंस किए, देन गॉस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट में कूलम्स लॉ को प्रूव किया, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फील्ड निकाली, सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए फील्ड निकाली, शीट के लिए निकाली, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए निकाली, और कंडक्टिंग शीट के लिए। अब एक छोटी सी बात आती है, this is the last topic of Gauss law, electric field due to parallel sheet of charges। मान लेते हैं ये दो पैरेलल शीट्स हैं, दोनों शीट पर सेम चार्ज है और पॉइंट बाहर लाई करता है। व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड अगर पॉइंट लाई करेगा, मान लेते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी फॉर पॉजिटिव चार्जेस, और इस शीट की वजह से भी ई पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड्स होगी। देखिए आप ध्यान दीजिए, पैरेलल शीट ऑफ सेम चार्जेस पे अगर पॉइंट बी आउटसाइड ऑफ द शीट रखा हुआ है, चूंकि दोनों में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी, तो टोटल फील्ड एट पॉइंट पी कितनी हो जाएगी भैया, E1 प्लस E2। E1 को सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान दीजिए हमारी बात पर, अगर दोनों शीट पर चार्जेस सेम हैं और पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉइंट अंदर लाई कर रहा है P, तो पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड तो इसकी वजह से इधर हो जाएगी और इसके लिए इधर आ जाएगी। अगर पॉइंट बाहर लाई करता है तो दोनों के डायरेक्शन में फील्ड सेम हो जाएगी, और अगर अंदर लाई करता है पॉइंट, ध्यान दीजिए, पॉइंट अगर इन शीट्स के अंदर लाई करेगा तो इस पॉजिटिव शीट की वजह से पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी और इसकी वजह से ये फील्ड बाहर जाएगी। तो नेट फील्ड अगर हम लोग देखें, दूसरा क्या था, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड, इनसाइड अगर लाई करेगा तो नेट फील्ड E1 माइनस क्या हो जाएगी भैया, E2, एंड दिस इज 0। सेम चीज आ गई, यानी उस समय ये एज ए कंडक्टर काम करेगा और फील्ड क्या हो जाएगी, 0। इसी का दूसरा पार्ट अगर देखें, अगर चार्जेस क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, एक पे पॉजिटिव और दूसरी शीट पे कैसा हो जाए, नेगेटिव, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पैरेलल शीट ऑफ अपोजिट चार्जेस पे क्या होगा, पॉइंट अगर बाहर लाई करेगा
तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए बाहर और E2 के लिए क्या हो जाएगा, अंदर। व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, देखिए 4 केस की हम लोगों ने बात की। आउटसाइड लाई करेगा तो P is equals to E1 minus E2 होगा एंड दैट इज 0। लेकिन अगर अंदर लाई करे पॉइंट तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए रेडियली आउटवर्ड्स और निगेटिव चार्जेस के लिए इनवर्ड। तो इनसाइड क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्जेस के लिए इनसाइड फील्ड is equals to E1 plus E2. This is sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught, that is sigma by epsilon naught. This is called direct। ध्यान दीजिए हमारी बात पर। हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा। गॉस लॉ में हमने कहा नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े। गॉस लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशंस हम लोगों ने कूलम्स लॉ का फार्मूला प्रूफ किया। करते क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को प्रूफ करने से पहले जो सरफेस दी होती है उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं। उस पॉइंट P पर एक छोटा सा सरफेस बनाते हैं और एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस खींचते हैं। जैसा सरफेस आपका गिवन होगा वैसा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस होगा। हम लोगों ने क्या निकाला, कंडक्टिंग स्फीयर की फील्ड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की फील्ड, लाइन सिलेंड्रिकल वायर की फील्ड, शीट की फील्ड। अगर दोनों पैरेलल शीट ऑफ अपोजिट चार्जेस हैं, पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो फील्ड क्या होगी, पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो फील्ड क्या होगी। अगर दोनों शीट सेम चार्जेस की हैं, पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो फील्ड क्या होगी, पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो फील्ड क्या होगी। आज तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स पढ़े उन सब में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, चार्ज कितने तरीके के, 2 तरीके के, पॉजिटिव और नेगेटिव। कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, डायपोल पढ़ा, मोनोपोल पढ़ा, पॉइंट चार्ज की फील्ड निकाली, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाला। देन हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल निकाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स एक्सिस पे। देन वी हैव टू डिस्कस हियर द गॉस लॉ। आफ्टर दैट लेक्चर, इस लेक्चर के बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, देन थैंक यू।